नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका कि नाम है सॉइल इरोजन। आपको दिख रहा होगा सॉइल इरोजन यानी कि मृदा अपरदन। दोस्तों, यह एग्रीकल्चर का एक डेमो लेक्चर है, इसमें हम लोग एक टॉपिक को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे उसके बारे में। और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कुछ क्वेश्चन होगा आपका, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, लोग इस टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसका कि नाम है सॉइल इरोजन या मृदा अपरदन। लिखा है सॉइल इरोजन। सबसे पहले सॉइल इरोजन की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए दोस्तों, हम लोग जो आजकल खेतों में जाते हैं, खेतों में देखते हैं मिट्टी मिट्टी में ही खेती होती है, लेकिन वो मिट्टी जो होती है वो कई लाखों वर्षों के साथ बाद में बनी होती है। कई सारी वेदरिंग प्रोसेस होती है, अपक्षय होता है चट्टानों का, पानी, बर्फ, हीट, इन सब से अपक्षय होकर वह मिट्टी बनती है। लेकिन मिट्टी बनने में कई लाखों सालों लग जाते हैं, लेकिन मिट्टी के अपरदन या इरोजन में बिल्कुल वक्त नहीं लगता है। तो हम लोग वही जानेंगे कि मिट्टी का इरोजन कैसे हो रहा है और उसको हम कैसे बचा सकते हैं, उसके कारण क्या क्या हैं, वही आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले सॉइल इरोजन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सॉइल पार्टिकल्स फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी मतलब पेरेंट या मात्र सॉइल से सॉइल का धीरे धीरे इरोजन होना ही क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन। ये तो हम लोग बोलचाल की भाषा में कह देते हैं, लेकिन अगर इसका टेक्निकली हम लोग मतलब समझने जाएं, टेक्निकली इसमें 3-4 प्रोसेस होती है, जैसे कि आपको इस फोटो में लग रहा होगा। सबसे पहली प्रोसेस है, इस फोटो में आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले ये क्या है, रेनफॉल। रेनफॉल मतलब पानी की बूंदे, पानी की यदि बरसात होती है, वर्षा होती है, तो पानी की बूंदे कहाँ गिरती है, मिट्टी पर। मिट्टी पर जैसे ही गिरती है, सबसे पहले प्रोसेस होती है डी अटैचमेंट। डी अटैचमेंट को हम लोग हिंदी में कहते हैं अलगाव। अलगाव, अलगाव कहते हैं। लगाव का मतलब होता है जुड़ना, और अलगाव का मतलब होता है हटना। जैसे ही मिट्टी के बारिश की बूंदे मिट्टी से टकराती है, तो वो सॉइल क्या करती है, वहां से उछल जाती है। वहां से क्या कर जाती है, उछल जाती है। इसको हम कहते हैं डी अटैचमेंट। तो सॉइल इरोजन का पहला फेज क्या है, डी अटैचमेंट। डी अटैचमेंट या अलगाव। दूसरा प्रोसेस, ये तो पहला प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन। क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, जब यह सॉइल पार्टिकल यहाँ से उछलेगा, तो यह क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा। एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा, इसको तो क्या कह देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। सेकंड नंबर की प्रोसेस कौन सी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन। पहले नंबर की डी अटैचमेंट। ट्रांसपोर्टेशन जब होगा, उसके बाद में जो तीसरी प्रोसेस होगी, उसको हम कह देते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन को हिंदी में कह देते हैं जमाव। क्या कह देते हैं, यह मिट्टी यहाँ से हट के ट्रांसपोर्ट होके जहाँ जाके जमा हो जाएगी, उसको हम लोग कह देंगे डिपोजिशन। यहीं पर तो जाके जमा होगी, तो क्या कह देते हैं, डिपोजिशन। तो सॉइल इरोजन क्या होता है, पेरेंट बॉडी से सॉइल का किन्हीं भी कारणों से एक जगह से दूसरी जगह जाके जमना क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन। 3 प्रोसेस होती है, 3 प्रोसेस सब लोग बोलेंगे। पहला डी अटैचमेंट। डी अटैचमेंट को कहते हैं अलगाव। अब बारिश की बूंदों का सॉइल को अपनी जगह से अलग करना क्या कहलाता है, डी अटैचमेंट। दूसरा क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, उस मिट्टी का दूसरी जगह पर बहना या जाना। और तीसरा क्या कहलाता है, डिपोजिशन या जमाव। उसी मिट्टी का अलग जगह पर जाके जमा हो जाना क्या कहलाता है, डिपोजिशन। डिपोजिशन या तो हो सकता है पास में ही हो जाए, एक ही खेत में हो जाए। अगर मिट्टी के कण हल्के हुए तो क्या कर देंगे, वो बहुत दूर जाके जमा हो जाएंगे। और आपको पता होगा सॉइल इरोजन क्यों जरूरी है। मिट्टी, अगर हमारे खेत से मिट्टी का इरोजन हो जाएगा तो क्या दिक्कत होगी। दिक्कत ये होती है कि आपने सॉइल का, जब हम लोग वर्टिकल वर्टिकल ऊर्ध्वाधर हम लोग जब काटते हैं, तो आपको पता होगा जो सॉइल की ऊपर की लेयर होती है, ये सॉइल की जो ऊपर की लेयर है, ये सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है। सबसे ज्यादा फर्टाइल मतलब उर्वर होती है। सारे पोषक तत्व, सारी क्वालिटी, सभी फिजिकल, सभी केमिकल, सभी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा कौन सी होती है,
सबसे ज़्यादा टॉप लेयर में होती है, और यही टॉप लेयर सबसे ज़्यादा इरोजन होती है, सबसे ज़्यादा इसी टॉप सॉइल का इरोजन होता है। इसीलिए यह इरोजन हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। यह मिट्टी को हमको बचा के रखना है। उसके लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, इसके क्या कारण है, ये हम लोग अगली स्लाइड में जानेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? सभी लोग बोलेंगे कमेंट बॉक्स में, आप लोग बताएंगे सभी को क्लियर हो गया। आगे बढ़ें, चलिए। देखिए, अगली स्लाइड पे है कॉजेस ऑफ सॉइल इरोजन। कॉजेस ऑफ सॉइल इरोजन का मतलब होता है मृदा मृदा अपक्षय या मृदा अपरदन के क्या क्या कारण है, क्या क्या रीजन है। मृदा अपरदन हो सकता है, कैसे हो सकता है? सबसे पहला कारण है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इसको बोलते हैं कृषि। क्या कह देते हैं? कृषि। कृषि कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है, किस किस किन वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सॉइल इरोजन के लिए? देखिए, आपको पता होगा जब भी हम लोग मिट्टी में जुताई करते हैं या कोई सा भी एग्रीकल्चरल ऑपरेशन करते हैं, तो मिट्टी को तैयार करते हैं अगली फसल की बुआई के लिए। तो मिट्टी को जुताई की जाती है, उसमें फलाई की जाती है। तो वह मिट्टी क्या करती है, जो नीचे की मिट्टी होती है, सख्त मिट्टी, वो पलट के कहाँ जाती है? ऊपर। ऊपर की नीचे। ऐसा ऊपर नीचे होते होते क्या होता है, जो मिट्टी हमारी क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है, उथली हो जाती है। और जैसे ही हमारी मिट्टी हल्की होगी, उथली होगी, जो बारिश जो अपना बारिश है, हीट है, रेन है, वो क्या करेगी, अपना काम करेगी, और इस मिट्टी को क्या करेगी, अपने साथ उड़ा के दूसरी जगह ले जाएगी, और हमारा सॉइल इरोजन हो जाएगा। सबसे पहला कारण कौन सा हो गया? एग्रीकल्चर। दूसरा क्या है? ग्रेजिंग। ग्रेजिंग को हिंदी में कहते हैं चराना। क्या कहते हैं? चरना या चराना। चरना या चराना। यह कैसे रीजन हो सकता है? आपको पता होगा कि हमारे जो गाय भैंस हैं, पशु हैं, वो क्या करते हैं, घास को खाते हैं। जब वो घास को खाते हैं, तो घास के साथ साथ यानी कि जड़ को भी उखाड़ लेते हैं। और जैसे ही जड़ उखड़ेगी, तो मिट्टी क्या हो जाएगी, खोखली हो जाएगी, अपने साथ मिट्टी को बाहर लेके आएगी, और मिट्टी उथली हो जाएगी। और जैसे ही हमारी मिट्टी उथली होगी, कि सॉइल इरोजन या मृदा अपरदन के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। वही मिट्टी, पानी, ये सब क्या करेंगे, अपना काम करेंगे, और अपनी मिट्टी को क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पर उड़ा के ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया ग्रेजिंग। अगला रीजन है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन डिफोरेस्टेशन क्या होता है? फॉरेस्टेशन मतलब होता है जंगल, जंगल को लगाना। और डिफोरेस्टेशन मतलब होता है जंगल को हटाना, या जंगल या पेड़ पौधों को उखाड़ना। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, डिफोरेस्टेशन कैसे रीजन हुआ? पौधे, पेड़ पौधों को जब हम उखाड़ेंगे, आजकल डिफोरेस्टेशन बहुत मास लेवल पे हो रहा है। इसीलिए हमारी सरकार कहती है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हीट वेव आ रही है। तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, पेड़ पौधों को लगाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोगों ने डिफोरेस्टेशन कर दिया, तो ग्लोबल वार्मिंग तो चलिए ठीक है, लेकिन उससे हमारा क्या होगा, सॉइल इरोजन भी हो जाएगा। कैसे होगा? जब हम लोग पेड़ों को उखाड़ेंगे, काटेंगे, तो क्या होगा, मिट्टी, जड़ जो होती है, वो मिट्टी को अपने साथ में ऊपर उठा के ले आएगी। और जैसे ही हमारी मिट्टी ऊपर आएगी, मिट्टी का चर्निंग, चर्निंग मतलब ऊपर नीचे मिट्टी का होना, हमारी मिट्टी ऊपर आ जाएगी, और हमारी मिट्टी का क्या हो जाएगा, इरोजन हो जाएगा, मृदा अपरदन हो जाएगा। अगला है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन क्या होता है? आपने देखा होगा जब भी बिल्डिंग या मकान या सिनेमा घर या किसी का भी निर्माण होता है, तो क्या करते हैं, मिट्टी में गहरी खुदाई करते हैं। मिट्टी में गहरी खुदाई करते हैं, और मिट्टी में अगर खुदाई करेंगे, तो क्या होगा, नीचे की मिट्टी कहाँ आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, और वो क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, उथली हो जाएगी, और हमारे मिट्टी का इरोजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक रीजन, इसका बहुत बड़ा रीजन होता है कंस्ट्रक्शन, जो कि आजकल मास लेवल पे हो रहा है। ठीक है, अगला रीजन है रिवर्स एंड स्ट्रीम। रिवर्स एंड स्ट्रीम, नदी, नदियाँ। स्ट्रीम मतलब वो होता है ऐसा कोई भी ऑपरेशन जिसमें कोई भी पानी का बहाव हो रहा है, किसी कोई सी भी जगह जहाँ पर पानी का क्या हो रहा है, बहाव हो रहा है। नदियाँ तो आप लोग जानते ही हैं। तो नदियाँ, रिवर्स एंड स्ट्रीम, इसका कैसे रीजन हुआ? आपने देखा होगा कभी जब यहाँ से नदियाँ बहती हैं, वहाँ पर गहरी खाई बन जाती है। नदियाँ क्या करती है, पानी अपने साथ में लगातार मिट्टी को काट काट के ले जाती है, पर क्या बन जाती है, गहरी खाई बन जाती है, जिससे कि हमारे सॉइल इरोजन बढ़ जाता है।
सॉइल इरोजन का एक बहुत कारण ये भी है, रिवर्स एंड स्ट्रीम। अगला रीजन है हैवी विंड। हैवी विंड का मतलब होता है जब हमारे खेतों में भारी या तेज हवाएं चलती है, मिट्टी क्या करती है अपने साथ में, डी अटैचमेंट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, वो दूसरी जगह पर जाके क्या हो जाती है, जमा हो जाती है, जिसको हम लोगों ने क्या कहा था, डिपोजिशन कहा था, डिपोजिशन कहा था। ये कुछ रीजन होते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। पहला रीजन है एग्रीकल्चर, दूसरा है ग्रेजिंग, तीसरा है डिफॉरेस्टेशन, चौथा है कंस्ट्रक्शन, पांचवा है रिवर्स एंड स्ट्रीम, और छठवा है हेवी विंड। क्लियर हो गया सबको? कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन के प्रकार। हम लोगों ने मृदा अपरदन देख लिया कैसे होता है, क्या कारण है। अब इसके टाइप्स क्या हैं, कैसे होता है, किस फेज में होता है, किसके बाद क्या होता है। तो सॉइल इरोजन दो प्रकार का होता है, एक होता है वाटर इरोजन और एक होता है विंड इरोजन। एक होता है वाटर इरोजन और एक होता है विंड इरोजन। एक होता है जल अपरदन और एक होता है वायु अपरदन। वाटर इरोजन के भी के तहत चार टाइप है, स्प्लैश, रेन, स्प्लैश, स्लीट, रिल और गली। कितने टाइप हैं? चार टाइप हैं। वाटर इरोजन के चार टाइप हैं, स्प्लैश, स्लीट, रिल और गली। और अगर हम लोग विंड इरोजन की बात करेंगे, यह है विंड इरोजन यानी कि वायु द्वारा अपरदन। जल अपरदन मतलब वह अपरदन जो किसके कारण हो रहा है, जल के कारण। और वायु अपरदन किसके कारण होता है, वायु या एयर के द्वारा, विंड के द्वारा। ये तीन टाइप है, सॉल्टेशन, सस्पेंशन, सरफेस क्रीप और सस्पेंशन। ठीक है। तो वाटर इरोजन के कितने टाइप होते हैं? चार। एग्जाम में यही पूछा जाता है कभी कभी कि वाटर इरोजन के कितने टाइप है, तो चार। और विंड इरोजन के तीन। नाम आपको समझ में आ गए हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल आगे पढ़ेंगे, अभी केवल आपको नाम जानना है। ठीक है। हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ लेंगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी नहीं, दोनों में ही पढ़ेंगे। हिंदी वालों को इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम में आपको स्प्लैश इरोजन लिख के ही आएगा, या तो बोल देगा कि बूंद बूंद क्षरण, या तो वो लिखेगा स्प्लैश, ठीक है, या तो आपको लिखेगा परत अपरदन, या तो लिखेगा शीट इरोजन, हिंदी में लिख देगा शीट इरोजन। हिंदी वालों को कैसे पूछ सकता है, शीट इरोजन, ये ऐसा लिख दे। तो हिंदी वालों को दोनों लैंग्वेज में पढ़ना पड़ेगा, अंग्रेजी माध्यम वाले एक ही लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये स्लाइड क्लियर हो गई। आगे बढ़े हम लोग। सबसे पहला टाइप वाटर इरोजन का है स्प्लैश या रेन ड्रॉप। स्प्लैश या रेन ड्रॉप, स्प्लैश या रेन ड्रॉप। ठीक है। स्प्लैश या रेन ड्रॉप, यह मृदा अपरदन का, या कहें तो जल द्वारा अपरदन का पहला स्टेज है। यह इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा जाता है कि वाटर इरोजन का पहला स्टेज कौन सा है, तो स्प्लैश या रेन ड्रॉप इरोजन। क्या होता है, इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ वाटर इरोजन। देखिए इसमें होता क्या है कि जब बारिश की से मिट्टी पर पड़ती है, तो हमारी मिट्टी क्या करती है, वहां से उछलने लगती है, क्या करने लगती है, डी अटैच होने लगती है, डी अटैच होने लगती है। और ये पहला स्टेज है। जैसे ही पानी की बूंदें पड़ेगी सॉइल पे, हमारी सॉइल क्या करेगी, कि सॉइल की जो कण है वो क्या करेंगे, अलग अलग जगह उछलने कूदने लगेंगे, जिससे कि हमारी क्या होगी, सॉइल का इतिहास होगा या इरोजन होगा या अपरदन हो जाएगा। ठीक है। देखिए लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, splash erosion occur when raindrops fall on the soil. The soil begins to break into individual particles which can easily run off when water or wind is introduced. ठीक है। तो जब बारिश की बूंदें मिट्टी पर पड़ती हैं, तो बड़े बड़े कण छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं, क्या कर जाते हैं, बह जाते हैं, अपनी जगह से हट जाते हैं। तो ये पहला हुआ स्प्लैश इरोजन। इसी को हम लोग कह देते हैं रेन ड्रॉप इरोजन। क्या कह देते हैं,
रेन ड्रॉप इरोजन। क्यों? क्योंकि यह हो किसके कारण रहा है? रेन ड्रॉप के कारण हो रहा है, पानी की बूंदों के कारण हो रहा है, इसलिए इसको क्या कह दिया? स्प्लैश या रेन ड्रॉप इरोजन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है शीट इरोजन। शीट इरोजन या इसको कह देते हैं हम लोग परत अपरदन। क्या कह देते हैं? परत अपरदन, शीट इरोजन। शीट, शीट का मतलब होता है परत। परत का मतलब एक जैसे बहुत ही बारीक लेयर होती है, उसको हम लोग कह देते हैं शीट। ठीक है, आपने सुना होगा जो कागज की शीट होती है, बहुत ही पतली होती है। ठीक है, तो इस इरोजन का भी कुछ कुछ मतलब वैसा ही हो रहा है। शीट इरोजन का मतलब होता है जब हमारी सॉइल जो है वो परत के रूप में वहां से उसका इरोजन होता है, परत के रूप में वहां से गायब होती है, ताकि हमको पता नहीं चलता है। और यह इरोजन सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है इरोजन, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूनिफॉर्म मतलब लगातार होते रहता है, सबसे ज़्यादा लगातार होते रहता है। और हाईएस्ट रिमूवल मतलब सबसे ज़्यादा इसी में रिमूव होता है। यह शीट इरोजन खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसमें हमको पता नहीं चलता कि हमारी सॉइल जो है वो इरोजन हो रहा है, हमारी सॉइल हमारी मिट्टी से निकल रही है। क्यों? कि बहुत बहुत यूनिफॉर्म निकलती है। भाई हमको चेंज कब पता चलता है? जब बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हो, बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ चेंज हो जाए तो हमको पता चल जाए। लेकिन अगर छोटा मोटा चेंज होगा तो उसको पता नहीं चलता है। तो शीट इरोजन किसी प्रकार से है। शीट इरोजन की एक खास बात यह है कि ये जो है वो किसानों के लिए सबसे बड़ा सिर दर्द है। सिर दर्द क्यों है? कि एक तो पता नहीं चल रहा है, और ऊपर से क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा सॉइल का इरोजन हो जाता है। तो शीट इरोजन के बारे में हम लोग देखेंगे। हाईएस्ट एंड यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ सॉइल पार्टिकल। हाईएस्ट एंड यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ सॉइल पार्टिकल मतलब कि कणों का अधिकतम एवं समान निष्कासन, अधिकतम भी होता है और हल्के हल्के चलते रहता है। इट इज अननोटिस्ड बाय फार्मर, हेंस मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ वाटर इरोजन। यह किसानों के द्वारा ये नजर में नहीं आता है क्योंकि परत धीरे धीरे निकल रही है, पता नहीं चलता है, किसानों को भी नहीं, लेकिन हो तो रहा है। इसीलिए शीट इरोजन वाटर इरोजन जल अपर्दन का सबसे खतरनाक इरोजन का टाइप है। ठीक है, याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सी इरोजन का टाइप है जो कि किसानों को पता नहीं चलता है और सबसे ज़्यादा इरोजन हो जाता है। क्या आंसर आएगा उसका? शीट इरोजन। ठीक है, ये फोटो देख आपको दिख रही होगी, ये देखिए यहाँ से इरोजन हो रहा है, पता नहीं चल रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़े हम लोग। किसी को दिक्कत हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें आप लोग दे सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है दो, फ्लैश या रेन ड्रॉप, दूसरा क्या था? शीट। तीसरा है रिल इरोजन। क्या है? रिल इरोजन या रिल अपर्दन। रिल इरोजन या रिल अपर्दन। आप एक बात ध्यान रख रहे होंगे, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे मृदा का अपर्दन बढ़ते जा रहा है। पहला स्प्लैश थोड़ा कम हो रहा था, शीट थोड़ा ज्यादा हो रहा था, और रिल, रिल में क्या होगा? और ज्यादा होगा। देखिए आप लोगों को फोटो में दिख रहा होगा कैसी नालियां बन गई हैं, थोड़ी बड़ी बड़ी नालियां बन गई है। शीट में क्या थी? छोटी छोटी नालियां थी। रिल में क्या थी? बड़ी बड़ी नालियां हैं। लेकिन रील की खासियत यह है कि अगर अगर हमको लग रहा है कि हमारे खेतों में रील अपर्दन हो रहा है तो हमको दिख जाएगा, और हम उस छोटे मोटे कार्य जैसे जुताई या फिर उसको फावड़े से या ऑपरेशन करके उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये हो रहा है तो क्या कर देंगे भाई? मिट्टी ढक देंगे। अगर हम लोगों ने मिट्टी ढक दी तो हमारा क्या हो जाएगा? इरोजन होना बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो रील अपर्दन कैसा इरोजन का टाइप है? तो कि हम लोग टिलेज ऑपरेशन, जुताई अभिक्रियाओं के द्वारा कम कर सकते हैं या उसको बंद कर सकते हैं। तो रील अपर्दन के बारे में बहुत भयंकर क्वेश्चन बनता है, बहुत ही ताज़ा क्वेश्चन बनता है, फेमस क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी अपर्दन का टाइप है जिसको हम लोग जुताई ऑपरेशन के द्वारा ठीक कर सकते हैं? तो कौन सा टाइप है? रील इरोजन। आगे बढ़े हम लोग। ये दिख गया आपको? ठीक है, आप लोग मेरे साथ रिवाइज भी करते जाएंगे, मैं आपको पूछता भी चलूंगा। ठीक है?
अगला है गली इरोजन। क्या है? गली इरोजन। गली इरोजन क्या होता है? देखिए, आपने गली नाम तो सुना ही होगा, ठीक है, और नहीं भी सुना हो, देखिए यहाँ पर देखिए, ये गली इरोजन। इसमें क्या होता है, इस अपर्दन में क्या होता है, बड़ी बड़ी खाई बन जाती है, बड़ी बड़ी खाई बन जाती है। जब वही रील रील को अगर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो वो आगे जाके क्या बन जाएगी? गली। ये देखिए, ये इंसान यहाँ के देख रहा है, रील को कंट्रोल कर लेते तो गली नहीं होता, ठीक है, लेकिन क्या तो हो गया है। ठीक है, तो गली इरोजन के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गली इरोजन हम लोग सीलेज ऑपरेशन से ठीक नहीं कर सकते हैं, तो जुताई ऑपरेशन से, जुताई अभिक्रियाओं से इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब इसको कंट्रोल करने जाएंगे तो होगा क्या? नहीं होगा। तो ये हमारा कौन सा टाइप है? चौथा टाइप, गली इरोजन। तो हम लोगों ने पढ़ा है वाटर इरोजन। वाटर इरोजन के 4 टाइप। सबसे पहला है स्प्लैश या रेन ड्रॉप। वाटर इरोजन का पहला स्टेज है रेन ड्रॉप में। होता क्या है, पानी की मिट्टी के टच में आती है और हमारी मिट्टी क्या करती है, इधर उधर उछलने कूदने लगती है और उसका इरोजन हो जाता है। दूसरा, शीट इरोजन या परत अपर्दन। में क्या होता है, हमारा जो सॉइल है वो यूनिफॉर्म और हाईएस्ट रिमूवल होता है। ये फार्मर के द्वारा नोटिस नहीं किया जाता, इसी खतरनाक है कौन? शीट इरोजन। तीसरा था ड्रिल। ड्रिल इरोजन क्या होता है, शीट का ही बड़ा फॉर्म क्या होता है, रील। लेकिन रील की खास बात क्या है कि वह नालियां बन जाती है, उसको लोग विलेज ऑपरेशन ठीक कर सकते हैं। आखिरी क्या था, गली। गली इरोजन में क्या था, यहाँ पर बड़ी बड़ी खाई बन जाती है और इसको लोग कुछ भी ठीक नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलिए। अगला टाइप है विंड इरोजन। वाटर इरोजन हम लोग पढ़ चुके हैं, अगला है विंड इरोजन। विंड इरोजन के आप लोग टाइप बताएंगे, कितने थे? 3। साल्टेशन, सस्पेंशन और सरफेस क्रीप। साल्टेशन, सस्पेंशन और सरफेस क्रीप। साल्टेशन को हिंदी में साल्टेशन ही कहते हैं, सस्पेंशन को कहते हैं निलंबन, और सरफेस क्रीप को कहते हैं सतह अपर्दन। क्या कह देते हैं? सतह अपर्दन। इन तीनों को जानने के लिए आपके सामने एक टेबल बनी हुई है, इस टेबल के माध्यम से हम तीनों को समझ लेंगे। देखिए, अगर आप लोग नोट्स पढ़ने जाएंगे तो नोट्स में थ्योरी की उसमें लगा रहता है, वहाँ पर कंपैरिजन नहीं देते हैं, डिफरेंस नहीं देते हैं। लेकिन मैंने आपके लिए यहाँ पर एक टेबल फॉर्म में दे दिया है, तो आपको तीनों समझ में आ जाए और तीनों में डिफरेंस समझ में आ जाए। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, इसको पॉइंट वाइज नोट्स भी बना दिए हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी एक टेबल है, ये आपको नोट्स में या कोई सी किताब में कम से कम 4-5 पेज में दिखाएगा, लेकिन ये एक स्लाइड में होगा, ठीक है। समझेंगे? सबसे पहले समझिए सॉल्टेशन। सबसे पहले सॉल्टेशन, ये सॉल्टेशन क्या होता है? हिंदी में भी सॉल्टेशन ही कहते हैं। मान के चलिए ये हवा द्वारा हो रहा है, पहले पानी पानी हो गया खत्म, अब क्या हो रहा है, हवा द्वारा। मान के चलिए कि हवा द्वारा कोई कण है, हवा द्वारा कोई कण है, हवा द्वारा कोई कण है, ये मिट्टी है, हवा द्वारा कोई कण आया और यहाँ पर टकराया, हवा द्वारा कोई कण आया और यहाँ पर टकरा दिया। टकराने से क्या होगा, अब ये जो मिट्टी का कण यहाँ पर है, यह इसकी 2 अवस्थाएं हो सकती है, इसके पास 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन कौन से हो सकते हैं? अगर ये छोटा हुआ, अगर ये छोटा हुआ तो क्या करने लगेगा, हवा में उड़ने लगेगा। अगर ये कण छोटा हुआ, बारीक हुआ, क्या करने लगेगा, ये हवा में उड़ने लगेगा, क्योंकि हवा चल रही है तभी तो कण आके टकराया है। कण जैसे ही टकराएगा तो क्या करने लगेगा, ये कण अगर बारीक हुआ तो क्या करने लगेगा, हवा में उड़ने लगेगा। अगर ये कण भारी हुआ क्या करेगा, हवा चलेगी, ये क्या करेगा, रेंगेगा। क्या करेगा, रेंगने लगेगा, स्लाइड करने लगेगा। क्या करने लगेगा, स्लाइड करने लगेगा। तो मैंने आपको जो अभी बताया है, इस इस प्रोसेस के दौरान मैंने आपको ये तीनों चीज समझा दी। देखिए होता क्या है, अब हम लोग देखते हैं चेक करके सॉल्टेशन। ठीक है, देखिए मान के चलिए ये हवा का कण आया, यहाँ पर टकराया, यहाँ पर टकराया। अगर ये कण हल्का हुआ, अगर ये कण हल्का हुआ तो ये क्या कर जाएगा, हवा में उड़ जाएगा, इसको हम लोग कह देते हैं सस्पेंशन। क्या कह देते हैं, सस्पेंशन। और अगर ये कण भारी हुआ तो ये क्या करने लगेगा, रेंगने लगेगा। ये देखिए आगे गया, इसको टकराएगा, इसको टकराएगा, ये भारी हुआ तो रेंगने लगेगा। और जो साल्टेशन से कण टकरा के आया है, ये फिर उछल के कहाँ चले जाएगा, दूसरी जगह। फिर यहाँ पर जाके 2 ऑप्शन होंगे, या तो उड़ेगा या तो रेंगेगा। फिर ये साल्टेशन वाला कण दूसरी जगह परेशान करेगा। ये साल्टेशन वाला कण क्या करता है, परेशान ही करते रहता है, परेशान करता रहता है और 2 ऑप्शन छोड़ देता है, या तो उड़ो या तो रेंगो।
या तो उड़ना है या तो रेंगना है। मेरा काम हो गया है, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, इसका काम हो गया है, ये निकल के किसी और को परेशान करेगा। ठीक है, दो ऑप्शन छोड़ेगा, या तो उड़ो या तो रेंगना है। सॉल्टेशन देखिए, अब यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका जाता है एक्शन क्या होगी, क्रिया। मैंने बताया ये क्या करेगा, उड़ के जाएगा किसी दूसरे को परेशान करेगा, फिर उड़ के जाएगा किसी दूसरे को परेशान करेगा। इसमें एक्शन कौन सी हुई, बाउंस या जंप एक्शन। कैसी हुई, बाउंस, ये उछलते रहता है, जंप मतलब कूदते रहता है, ये एक्शन होती है, क्रिया होती है। फर्स्ट स्टेज, ये क्या है, फर्स्ट स्टेज। कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि विंड इरोजन का पहला स्टेज कौन सा है, साल्टेशन। आपको देख के लग ही रहा होगा, आया ये फर्स्ट स्टेज हो गई। अब इन दो ऑप्शन रहेंगे, या तो इधर जाओ या इधर जाओ, फिर जाएगा इधर फर्स्ट स्टेज, यहाँ पर आके फर्स्ट स्टेज फिर से हो गई, या तो ऊपर जाओ या तो रेंगो। तो पहला चरण कौन सा हो गया, साल्टेशन। पूछा जाता है कि साल्टेशन होने के लिए मृदा के कणों का आकार कितना होना चाहिए, तो 0.1 से 0.5 mm। ये mm क्या है, ये डायमीटर है, डायमीटर यानी कि कणों का व्यास, डायमीटर यानी कि व्यास, कणों का व्यास। क्या क्लियर हो रहा है, सॉल्टेशन में कणों का आकार, सॉल्टेशन प्रोसेस होने के लिए कणों का आकार कितना होना चाहिए, तो 0.1 से 0.5 mm। फिर पूछते हैं कि हानि, इसमें लॉस कितना होता है, इसमें लॉस कितना होता है, तो कितना होता है, 50 से 75% लॉस होता है। कितना होता है, 50 से 75% मिट्टी का हानि हो जाता है। फिर आप लोगों ने बताया था सॉल्टेशन तो हम लोगों ने देख लिया है, इसका काम हो गया, ये आगे निकल जाएगा। लेकिन जब दो ऑप्शन बचेंगे, या तो ये उड़ेगा या तो रेंगेगा। अगर उड़ गया, अगर उड़ गया, उड़ा क्यों, सब लोग बताएंगे उड़ा क्यों, क्योंकि उसका साइज का आकार छोटा है, उसका डायमीटर क्या है, उस मिट्टी के कण का डायमीटर कम है। देखिए कम है, 0.1 mm से कम है, तभी तो उड़ रहा है। और उड़ रहा है मतलब कौन सी एक्शन हो गई, फ्लोटिंग। फ्लोटिंग मतलब उड़ना, फ्लोटिंग मतलब उड़ना, उड़ना या इसको कह देते हैं बहना, क्या कहते हैं, बहना। तो ये जो हमारा मिट्टी का जिसका पार्टिकल कम होता है वो कहाँ जाता है, ऊपर, ये फ्लोट करने लगता है। और लॉस कितना होता है, 3 से 4%। कितना होता है, 3 से 4%, 3 से 4%। अब आपको समझ में आ भी रहा होगा कि लॉस इतना कम क्यों हो रहा है, क्योंकि जो कण मिट्टी में उड़ रहा है उसका वजन क्या होगा, हल्का होगा, जाहिर सी बात है हल्का होगा, इसीलिए मिट्टी का यहाँ पर हानि का क्या होती, कम होती। क्लियर हो गया। फिर हम लोगों ने देखा कि सॉल्टेशन प्रोसेस जैसे ही सॉल्टेशन प्रोसेस हुई, अगर ये हवा में उड़ गया तो सस्पेंशन, लेकिन अगर ये रेंगने लगा तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, सरफेस क्रीप। सरफेस का मतलब होता है सतह, और क्रीप का मतलब होता है रेंगना। नाम से समझ में आ रहा है, सस्पेंशन मतलब निलंबन मतलब हवा में उड़ना, तो ये है। अच्छा बात बताइए, सस्पेंशन सरफेस क्रीप होने के लिए मृदा के कणों का आकार ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, सभी लोग बताएंगे। सरफेस क्रीप होने के लिए, इसको रेंगने के लिए मृदा के कणों का आकार ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होगा तभी तो रेंगने लगेगा, हल्का होता तो क्या हो कर जाता, उड़ जाता। तो ज्यादा होना चाहिए, कितना ज्यादा होना चाहिए, 0.5 mm से ज्यादा, 0.5 mm से ज्यादा का डायमीटर या व्यास होना चाहिए मिट्टी के कणों का। अगर ये अगर ये रेंग रहा है मतलब ये कौन सी प्रोसेस हो रही है, रोलिंग या स्लाइडिंग, क्या कर रहा है, ये हो रही है सरफेस क्रीप, ये रोलिंग हो रही है या स्लाइडिंग हो रही है, रेंग रहा है, रेंग रहा है। रोलिंग का मतलब होता है रेंगना, और स्लाइडिंग का मतलब होता है फिसलना। ठीक है, रेंगना या फिसलना, रेंगना या फिसलना। ठीक है, इसमें लॉस कितना होता है, 5 से 25%। कितना होता है, 5 से 25%। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब आप मुझे सभी लोग जल्दी जल्दी बताएंगे। सबसे पहले मिट्टी का कण आया, मिट्टी का कण जैसे मिट्टी का कण हवा से आया, सबसे पहले टकराएगा, तो इसके पास कितने ऑप्शन छोड़ेगा, दो, या तो हवा में उड़ो या तो रेंगो। अगर हवा में उड़ेगा तो निलंबन, निलंबन क्या होगी, एक्शन फ्लोटिंग। कितना साइज होना चाहिए, 0.1 mm से कम। कितना लॉस होगा, 3 से 4%। ये जैसे ही मिट्टी का कण आएगा, दो ऑप्शन छोड़ेगा और ये अपना काम करके क्या कर जाएगा, निकल जाएगा। ये जो काम कर रहा है वो एक्शन कौन सी हो रही है, बाउंस या जंप एक्शन। पहली स्टेज है, आकार कितना होना चाहिए, 0.1 से 0.5 mm। कितना लॉस, 50 से 75%। तो सबसे पहली स्टेज भी है, सबसे ज्यादा लॉस भी होता है से सल्टेशन। अगर ये कण भारी हुए, कितना आकार होना चाहिए, 0.5 mm से ज्यादा। अगर ये कण भारी हुए तो क्या करने लगेंगे, रेंगने लगेंगे, फिसलने लगेंगे।
और कितना लॉस होता है 5 से 25%। क्लियर हो गया भाई? कोई दिक्कत? सब लोग बताएंगे क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलिए। अगर किसी को समस्या है तो वो कमेंट बॉक्स में सकता है कि सर इसमें डाउट है, फिर बस फिर से समझा दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी इंग्लिश कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। अब आपसे, अब हम लोग जो पढ़ा है उस पर कुछ क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन, एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? इज द, यह है खाली स्थान इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ विंड इरोजन। ठीक है, तो सब लोग बताएंगे आंसर इसका क्या आएगा। निम्न किस चार ऑप्शन में से कौन विंड इरोजन का सबसे पहला स्टेज है? क्या आंसर आ जाएगा? कौन कौन बोल रहा है? कौन कौन बोल रहा है स्प्लैश इरोजन? क्या आंसर आ जाएगा? कौन कौन बोल रहा है स्प्लैश इरोजन? स्प्लैश इरोजन आंसर नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा? सॉल्टेशन। सॉल्टेशन आंसर आएगा, याद करिए। सरफेस स्प्लैश इरोजन वाटर इरोजन का पहला स्टेप था, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है? विंड इरोजन का पहला फेज या स्टेज। तो क्या आंसर क्या आ जाएगा? सॉल्टेशन। वायु अपर्दन का पहला चरण कौन हो जाएगा? सॉल्टेशन। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाउ मच सॉइल लॉस कॉज्ड बाय सरफेस क्रीप। मतलब कि जो मिट्टी सतह पर रेंग रही है वह स्टेज कहलाता है सरफेस क्रीप। और पूछा जाता है कि ये वजह से कितना सॉइल लॉस, यानी कि कितना मृदा का अपरदन होता है परसेंटेज में। तो क्या आंसर आएगा? सब लोग बताइए। सब लोग, सब लोग बताइए, जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए सबका। सब लोग आंसर बताइए। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 से 25%। 5 से 25%। सॉल्टेशन में कितना हो रहा था? 50 से 75%। सस्पेंशन में 3 से 4%। और सरफेस क्रीप में 5 से 25%। ठीक है, क्लियर हो गया? आंसर क्या आ जाएगा? आंसर बी। तीसरा क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इरोजन कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय टिलेज ऑपरेशन। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अपरदन को जुताई क्रिया द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है? तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आ जाएगा? आप लोग बताएंगे। किसको जुताई ऑपरेशन द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो गली, गली इरोजन को, गली अपक्षय अपरदन को इरोजन जुताई ऑपरेशन द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। तो किसको किया जा सकता है? ड्रिल को। किसको किया जा सकता है? ड्रिल को। याद करो। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया भाई? आगे बढ़े। तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। साथ साथ स्क्रीनशॉट आपको लेना हो या तो वीडियो को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, आपकी इच्छा हो जब देख सकते हैं। आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन है, फ्लोटिंग एक्शन कैन बी सीन इन विच टाइप ऑफ इरोजन। फ्लोटिंग एक्शन कैन बी सीन इन विच टाइप ऑफ इरोजन। किस प्रकार के आवर्तन में फ्लोटिंग क्रिया देखी जा सकती है? तो सभी लोग आंसर बताएंगे। क्या आंसर आएगा इसका? जल्दी जल्दी। देखिए, आंसर आ रहा है सबका? सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। फ्लोटिंग एक्शन किस में देखा जा सकता है? आंसर क्या आएगा? सस्पेंशन। सस्पेंशन या निलंबन। निलंबन में ही हम लोगों ने फ्लोटिंग एक्शन किया देखा था। ठीक है, सॉल्टेशन में कौन सी एक्शन थी? सॉल्टेशन में बाउंस या जंप। सस्पेंशन में फ्लोटिंग। और सरफेस ग्रिप में रेंगना, रेंगना या स्लाइडिंग। ठीक है, स्लाइडिंग, स्लाइडिंग या रोलिंग। ठीक है, क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन है, हाउ मच साइज पार्टिकल रिक्वायर्ड फॉर सॉल्टेशन प्रोसेस। सॉल्टेशन प्रक्रिया के लिए कणों का आकार कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? सभी लोग बताएंगे।
सभी लोग बताएंगे। ठीक है, आंसर आने शुरू हो गए हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। इसका आंसर क्या आ जाएगा? सॉल्टेशन का 0.1 से 0.5 mm। ठीक है, साइज बताया था कितना होता है सॉल्टेशन के लिए, 0.1 से 0.5 mm। सस्पेंशन के लिए कितना साइज था? 0.1 mm से कम। और सरफेस क्रिप के लिए 0.5 mm से ज़्यादा। ठीक है, क्लियर हो गया भाई? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। वेदरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस इज कॉल्ड एज। हवा, बर्फ और पानी जैसे विभिन्न एजेंटों या अपघट्य द्वारा स्थल दृश्य के अपक्षय को क्या कहा जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन काफी सिंपल है, सभी लोग आंसर बताएंगे। जो हम लोग पढ़ रहे हैं वही क्वेश्चन पूछा जाता है, जो वही क्वेश्चन पूछा गया है। क्या आंसर क्या आ जाएगा? क्या आंसर आपको स्लाइड में दिख रहा है? इसका आंसर क्या आ जाएगा बताइए? इसका आंसर आ जाएगा इरोजन। इरोजन या अपर्दन, क्या आ जाएगा? इरोजन। हवा, पानी या बर्फ द्वारा मृदा का अपर्दन क्या कहलाता है? हमारा सॉइल का इरोजन कहलाता है। ठीक है, मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह क्या कहलाता है? सॉइल इरोजन। अब देखिए, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये वेदरिंग, मेटामॉर्फोसिस, सेडिमेंटेशन क्या होता है? तो देखिए, वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि मिट्टी जो है वो कई लाखों वर्षों, लाखों करोड़ों वर्षों के बाद बनती है। पहाड़ों का अपक्षय होता है, पहाड़ों पर बहुत सारे एजेंट जैसे कि हवा, पानी, गर्मी या ठंडी, बर्फ, ये सब क्या करते हैं? एक्शन करते हैं, और कई सालों के बाद हमारी नई मिट्टी का निर्माण होता है। तो वेदरिंग मतलब होता है अपक्षय। उस चट्टान का अपक्षय क्या कहलाता है? वेदरिंग। मेटामॉर्फोसिस क्या कहलाता है? मेटामॉर्फोसिस क्या कहलाता है? हिंदी में कह देते हैं रूपांतरण। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस मॉर्फोसिस समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल होते हैं कीड़े। क्या होते हैं? कीड़े। कीड़े आपने देखा होगा, उनकी एक लाइफ साइकिल चलती है। सबसे पहले वो एग रहते हैं, फिर क्या बनते हैं? लार्वा, फिर निम्फ, और फिर क्या बन जाते हैं? एडल्ट। ठीक है, तो वो जो पहले अंडे में होते हैं, फिर उनका मैच्योरिटी स्टेज बढ़ता है, लार्वा बनते हैं, निम्फ बनते हैं, और फिर आखिरी क्या बदल जाते हैं? एडल्ट। तो उनके शरीर में कायांतरण या रूपांतरण हो रहा है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? मेटामॉर्फोसिस। क्या कह देते हैं? मेटामॉर्फोसिस। रूपांतरण, रूप में अंतर आना, रूपांतरण कहलाता है। सबसे आखिरी ऑप्शन है सेडिमेंटेशन, अवसादन। सेडिमेंटेशन या अवसादन, ये क्या कहलाता है? बचपन में आपने कभी पानी लिया होगा, उसमें रेत को डाला होगा, आपने देखा होगा रेत कुछ समय के बाद क्या कर जाती है? नीचे जमा हो जाती है। क्यों? क्योंकि पानी में रेत घुलनशील नहीं है। इसी प्रोसेस को हम लोग कह देते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का नीचे जाके जम जाना। किसी भी चीज का नीचे जाके जम जाना क्या कहलाता है? सेडिमेंटेशन। क्लियर हो गया? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको घर पे जाके बाद में प्रैक्टिस करना है। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। सभी लोगों को धन्यवाद। और आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़ते रहेंगे। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आप सभी को अपने भविष्य की चिंता होनी चाहिए, और आपकी भविष्य की चिंता हमको भी लगी रहती है। हम लोग आपके साथ हैं, आपके सफ़र में हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। कभी भी कोई भी दिक्कत आएगी तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कोचिंग है सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट भोपाल में। वहाँ पर आप सीएटी, आईसीआर, बीएचयू, नीट या जेईई की तैयारी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। तो आप लोग जल्द से जल्द संपर्क करें और अपने भविष्य निर्माण में आप स्वयं और हमको भागीदारी बनाएं। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।